Good afternoon to all the members, CA members and their family members. Hope ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं सभी CA members अच्छे हैं, उनकी सेहत अच्छी है, सब मतलब और इवन इफ सुनने में आया बहुत सारे मेंबर्स अभी अपने भी पॉजिटिव नहीं, तो मैं दुआ करूंगा वो अपने डॉक्टर से सलाह लें एंड टू द बेस्ट ऑफ देयर हेल्थ एंड वर्क एंड प्रिकॉशन सारे लें। एंड इसी सीरीज में देखते हुए कि अपने इतने जो मेंबर्स पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स पॉजिटिव आ रहे हैं, तो अपन क्या टेक केयर करें, उसके लिए जयपुर ब्रांच ने ये एक सीरीज ऑफ स्टार्ट की है जहां अपन जयपुर के जितने भी स्पेशलिस्ट हैं हर फील्ड से, चाहे वो से हार्ट स्पेशलिस्ट हो, कैंसर स्पेशलिस्ट हो और बाकी जो भी स्पेशलिस्ट हो, हम जयपुर मेंबर्स, जयपुर सीए मेंबर्स और उनके रिलेटिव्स और उनके फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं, हम उनके लिए कर सके कि कैसे डॉक्टर्स की एडवाइस हमको मतलब डॉक्टर्स अपने बताएं कि क्या क्या अपन को टेक केयर करना चाहिए ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक रीजन। एंड उसी सीरीज में आज हमारे बीच हैं डॉक्टर उमेश खंडेलवाल जी, हु इज एन ऑन्कोलॉजिस्ट। एंड सो मैं सबसे पहले तो डॉक्टर उमेश खंडेलवाल जी का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कीमती समय से, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो वो सिर्फ डॉक्टर्स का ही है। सो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा उमेश खंडेलवाल जी से कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। एंड बिफोर दैट मैं हमारे चेयरमैन साहब अनिल कुमार यादव जी को उनको एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक बार अपना वेलकम एड्रेस दें। Thank you so much, Akash ji. Very good afternoon, all of you. सर myself श्री अनिल यादव, चेयरमैन जयपुर ब्रांच। मैं पूरे जयपुर ब्रांच की तरफ से पूरे 8,500 से ज़्यादा जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, 35,000 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, करीबन 1 लाख के ऊपर जो हमारे पूरे अगर परिवार सहित हम मेंबर्स को जोड़े जिनके लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उन सबकी तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे प्रोग्राम के अंदर। धन्यवाद। हम लोगों ने कोविड-19 हेल्प डेस्क स्टार्ट करी है। उसके सिलसिले में हम जो जयपुर के आप जैसे जो जाने माने विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और उसके लिए आप लोग जो सब कोरोना वॉरियर्स हैं, आप जो सेवाएं दे रहे हैं उससे तुलना की नहीं जा सकती। और आप लोग जो हमें टाइम दे रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उसके लिए मैं ही नहीं पूरा समाज आपका ऋणी रहेगा सर। तो बस आपसे यही है कि आप अपने ऐसे ही हमें सेवा देते रहें। और हमारे जो क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, आप जो जवाब देंगे उससे 1 लाख करीबन मेंबर्स हैं, उनसे लाभान्वित होंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू अनिल जी। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स आवर सेशन, मैं सबसे पहले डॉक्टर उमेश खंडेलवाल जी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। वैसे तो इनका इंट्रोडक्शन जितना कम दो उतना कम है, बट फिर भी एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। Dr. Umesh Khandelwal is an oncologist, that is cancer specialist, hemato-oncologist and pediatric oncologist. He completed his MBBS from SMS Medical College, Jaipur in 2006, MD Medicines from Sardar Patel Medical College, Bikaner in 2009, and DM Medical Oncology from BJ Medical College, Ahmedabad in 2013. Dr. Khandelwal underwent training in adult and pediatric oncology, hematology, and bone marrow transplantation for 3 years in Gujarat Cancer and Research Institute, BJ Medical College, Ahmedabad. He has 8 to 9 years of experience in using more than 100 protocols, including chemotherapy, targeted therapy, hormonal therapy, immunotherapy, and monoclonal antibody, etc., for different hematology and solid patients, either in the curative or palliative settings. So I welcome Dr. Umesh Khandelwal ji. सर, मैं सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि बेसिकली कैंसर डिटेक्शन के इनिशियली क्या सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो आपने इस मंच पे मेरे को आमंत्रित किया इस नोबेल कॉज के लिए। कैंसर बेसिकली कैंसर के सिम्टम हैं। ज्यादातर अपन ने सुना होगा कि कैंसर लेट स्टेज में पता लगता है, कैंसर ज्यादातर स्टेज 3 स्टेज 4 में पता लगता है, जिससे हम क्योर नहीं कर पाते। लेकिन कैंसर का कुछ सिम्टम्स हैं जो अर्ली सिम्टम्स हैं। अपने यहाँ पे दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ पे ओवर द काउंटर ड्रग मिलती है। मतलब आप जाओगे, सर दर्द है, आपने दवाई ले ली, आपको पेट दर्द है, आपने जाके दवा ले ली, आपका सही हो गया। तो कुछ कैंसर्स में बॉडी अलार्म साइन देती है इनिशियली। वो कॉमन सिम्टम होते हैं
जो अपने पेट दर्द होना कॉमन सिम्टम है, लेकिन पेट दर्द है वो आपका पिछले 15 दिनों से ऑन एंड ऑफ हो रहा है, तो लेकिन आप मेडिसिन लेते हैं, 5 दिन रुक जाता है, फिर छठे दिन वापस होता है, फिर आप मेडिसिन लेते हैं, फिर रुक जाता है, तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करा लें। बेसिकली आप किसी से कंसल्ट कीजिए। और आजकल डॉक्टर फैटर्निटी में भी ये हो गया कि यार इन्वेस्टिगेशन लिखूं कि नहीं लिखूं। लीगली उनको लिखना होता है, पेशेंट को देखते हुए कई बार वो नहीं लिख पाते, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से कभी भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। तो सिम्टम्स में हम जाएं अगर, तो सबसे पहले सिम्टम्स हेड टू टो अगर तक बात करें तो सबसे पहले हेडेक। अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर होगा तो उसके साइंस होंगे हेडेक, वॉमिटिंग, डिक्रीज विजन, दिखना कम हो जाएगा, वॉमिटिंग होने लगेगी, हेडेक होने लगेगी, अर्ली मॉर्निंग हेडेक ज्यादा होगा, सुबह पहले ज्यादा हेडेक होगा, तो हो सकता है उसको ब्रेन ट्यूमर हो। लेकिन उसके पहले उसको आई चेकअप कराना पड़ेगा, बीपी चेकअप कराना पड़ेगा। ये नॉर्मल है तो फिर आपको ये सोचना होगा कि शायद वो कुछ और हो सकता है। सेकंड आया मुंह के कैंसर, जो कॉमन है। वो मुंह का कैंसर यूजली टोबैको चूअर्स में होता है, टोबैको या स्मोकर्स में होता है। टोबैको स्मोकिंग के साथ में कोई अल्कोहल का सेवन करता है तो और भी ज्यादा नुकसान होता है। तो जैसे मुंह में छाला हो रहा है, यूजली जो भी मुंह का कैंसर है उसमें छाले में दर्द नहीं होता। जो नॉर्मल कैंसर है, कैंसर के अलावा छाला है, उसमें दर्द होता है। अच्छा। तो जो दर्द रहित छाला है मुंह में, उसके अंदर कैंसर के चांसेस हैं। गर्दन है, गर्दन के अंदर गांठें हो सकती है, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट कहलाता है वो। तो छाला हो सकता है, ये हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, खांसी में खून आ सकता है। जो लेरिंक्स का कैंसर होगा तो आवाज में चेंज हो जाएगा और खांसी में खून आ सकता है। ऐसी लंग्स का है, लंग्स के लिए खांसी में खून आ सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, भूख नहीं लगना, ये हो सकता है सिम्टम। कहीं पे भी स्वेलिंग है जो लंबे टाइम से नहीं जा रही है, और कोई भी घाव है जो लंबे टाइम से नहीं जा रहा है, तो वो कैंसर हो सकता है। जरूर नहीं हुई, लेकिन वो साइन है, साइन एंड सिम्टम। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, वही चीज खा रहा है, पिछले 2 साल से वहीं रह रहा है, वही उसकी लाइफ स्टाइल है, लेकिन पिछले 2 महीने से कॉन्स्टिपेशन है या 2 महीने से डायरिया है, तो हो सकता है आंत का कैंसर। काली लेटरिन आती है, हो सकता है छोटी आंत का कैंसर। वॉमिटिंग होती है, यार खाना हूँ तो मेरे को पाथ पता रहता है कि मैं खा रहा हूँ और यहाँ जा रहा है। तो मोस्ट कॉमन तो एसिडिटी है, लेकिन एसिडिटी सही हो गई फिर भी ऐसा लगता है कुछ अटकता है, तो हो सकता है भोजन के ऊपर वाली नली का कैंसर हो। नीचे आएंगे तो जैसे स्तन में फीमेल के लिए देखें तो स्तन में किसी प्रकार की गांठ हो तो वो गांठ को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि अगर स्तन में गांठ है, किसी 100 फीमेल को स्तन में गांठ है तो 90-95% तो नॉर्मल होती है, तो 5 से 10% कैंसर की हो सकती है। फिर पेट में हुआ तो पेट का फूलना हो गया, पेट में पानी भरना हो गया, पीलिया हो गया, पीलिया गोल ब्लैडर या पैंक्रियास की कैंसर की निशानी हो सकती है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस जो कॉमनली देखने को मिलता है, जिसमें अंदर तो कुछ भी सिम्टम नहीं आते, लेकिन कहता है कि पिछले 6 महीने से मेरे में वजन में कमी हो गई, 6 महीने में 6 किलो वजन कम हो गया, 8 किलो वजन कम हो गया, खाना में लगभग वही खा रहा हूँ और कोई सिम्टम नहीं है, तो हो सकता है वो कैंसर। तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, वो भी कैंसर का कारण। और कहीं पे भी स्वेलिंग घाव होगा, वो कैंसर। पेशाब बार बार आना, जैसे ओल्ड एज है, किसी को 60 साल 70 साल की उम्र में पेशाब बार बार आ रहा है, तो प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है। यूजली तो प्रोस्टेट की एक बीमारी होती है, नॉर्मल बीपीएच कहलाती है, वो होती है, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट करा लेना चाहिए, शायद प्रोस्टेट कैंसर भी हो। पेशाब में खून आना, वो पेशाब की थैली का कैंसर हो सकता है। और फिर बचता है एक ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के अंदर रहता है कि खून की कमी हो जाती है या नीले नीले धब्बे होने लग जाते हैं, वो प्लेटलेट की कमी के कारण, या बुखार बना रहता है, बुखार से ही थकावट होने लगती है। पहले मैं 2 किलोमीटर चल लेता था, अब 200 मीटर में थक जाता हूँ, तो हो सकता है वो टेस्ट कराते हैं तो पता लगता है हीमोग्लोबिन कम है, WBC बढ़ी हुई है, तो हो सकता है वो। ये कुछ कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं। नॉर्मली ये जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस किस तरह से ये अभी फैल रहा है, और नॉर्मली ये देखा भी गया है कि जिनके कोई ना कोई डिजीज होती है, इसको ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगा, जिनको कैंसर है या कैंसर डिटेक्ट हुआ है, उनके लिए क्या प्रिकॉशनरी अपन को करना चाहिए, अगर सो दैट या तो उनको अपन बचा लें, या अगर उनको अगर कोविड वो पॉजिटिव भी हैं तो अपन उनको कैसे रिलीव करें, या उनको क्या क्या प्रिकॉशंस अपन को ध्यान रखने चाहिए? सबसे पहले तो बस कैंसर के देखो, एक तो होता है कोविड-19 से इन्फेक्टेड होना, एक होता है इन्फेक्टेड होने के बाद सीरियस होना। तो कैंसर पेशेंट को या नॉर्मल पर्सन को कोविड-19 से इन्फेक्ट होने के चांसेस तो बराबर हैं। तो ऐसा नहीं कि कैंसर पेशेंट को ज्यादा होगा, नॉर्मल को कम होगा, चांसेस बराबर हैं। लेकिन क्योंकि कैंसर पेशेंट को मल्टीपल या तो कीमोथेरेपी चल रही होती है या उनकी कैंसर का इम्यूनिटी कम होती है, तो कैंसर के कारण होने वाली डेथ रेट ज्यादा है, सॉरी कोविड-19 से होने वाली डेथ रेट ज्यादा है कैंसर पेशेंट में एज कम्पेयर टू नॉर्मल हो।
ओके। तो उस टाइम हम क्या ध्यान रखें, एक तो उनको रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए, कोई भी उनसे भी कोई नहीं मिले और आप भी किसी से नहीं मिलो ज्यादा से, और एक्सपोजर कम से कम कर दो, मतलब उनका चांसेस ऑफ गेटिंग द इन्फेक्शन वही कम कर दो, वो कम कर दोगे तो इम्यूनिटी, और प्रोटीन डाइट बढ़ा दो, तो प्रोटीन डाइट रहेगी तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, अगर वो इन्फेक्शन होता भी है तो अपनी इम्यूनिटी से लड़ती रहेगी। और अपने इंडियंस स्पेशली राजस्थानी और भी स्पेशली कहें तो जयपुर वालों के लिए अपने डाइट में प्रोटीन बहुत कम होता है, क्योंकि हम नॉन वेजिटेरियन यूजली नहीं होते हैं, और एग भी स्पेशली ज्यादातर लोग नहीं खाते हैं, तो प्रोटीन डाइट बहुत कम होती है। तो या तो प्रोटीन पाउडर के रूप में, या दालें भी दो तो दालें भी फ्रिक्वेंट दो, सोयाबीन में जैसे ज्यादा डाइट प्रोटीन होता है तो ज्यादा दी। जनरली ये देखा गया है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में कि लोग जिनका रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी हॉस्पिटल जाने से कतरा रहे हैं, तो वो कहाँ तक सही है या उसमें उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, रेगुलर कैंसर का ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है, इंजेक्टेबल होगा या ओरल रूप में होगा, मतलब टेबलेट के फॉर्म में होगा। तो अगर वो आप अपने जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट है जिससे भी अपन ट्रीटमेंट ले रहे हैं उससे कंसल्ट कीजिए, क्योंकि डॉक्टर भी चाहता है अभी कि पेशेंट कम से कम अभी हमारे पास हैं, उनसे टेलीफोनिकली कंसल्टेशन ले लें। और जो मेडिसिन अगर ओरल चल रही है, कुछ कैंसर हैं जैसे ब्लड कैंसर में CML होता है, CLL, उनकी मेडिसिन ओरल होती है, टेबलेट के फॉर्म में होगी, तो उनकी रिपोर्ट्स आपने उनको व्हाट्सएप कर दी, वीडियो कंसल्टेशन किया और उन्होंने आपने वो मेडिसिन परचेज की और वो ले लिया, आप घर से बाहर नहीं निकले तो ज्यादा अच्छा है। और इंजेक्टेबल लेना है तो इंजेक्टेबल में भी ऑप्शन देते हैं डॉक्टर कि आप उस साइकिल को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, तो जिससे आपका फुटफॉल होगा वो कम हो जाएगा। जैसे आपको नेक्स्ट 4 मंथ में 8 टाइम्स जाना था, तो डॉक्टर कोशिश करते हैं दवा की मात्रा थोड़ी बढ़ा दी जाए और 8 की जगह 5 या 6 बार ही आपको आना पड़े। तो जो ये है ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं यूजली, तो आप उसको लीजिए। जहां तक है कि जहाँ फ्रिक्वेंसी जरूरी है, जहाँ क्योरेबल मैलिग्नेंसी यहाँ ये क्योर होगी, उसके लिए फिर जरूरी है कि आपको हॉस्पिटल जाना होगा, लेकिन आप प्रिकॉशन के साथ जाइए। हैंड सैनिटाइजर आपके साथ में होना चाहिए, मास्क आपका कवर होना चाहिए, और आप जनरली ये देखा गया है कि जो पेशेंट के साथ भी कुछ जाता है तो उसको भी वो थोड़ी सी घबराहट होती है कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, या मैं, तो उसको भी क्या कोई जेन्युइन है, जो भी सभी के लिए है वो घबराहट तो जेन्युइन है, क्योंकि क्या है कि जब भी लॉकडाउन लगा था उस टाइम कुछ भी दिक्कत नहीं थी उस टाइम, और अभी वास्तव में सीरियस सिचुएशन है। आप देखेंगे तो कोई भी सिटी उसके लिए बेड अवेलेबिलिटी, सही हॉस्पिटल में बेड अवेलेबिलिटी नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज है आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो। उसके लिए क्या, अगर आपको जाना पड़ रहा है, पेशेंट के साथ जाना पड़ेगा डेफिनेटली, तो अगर जाना पड़ रहा है तो आपको चीज समझ आनी, क्या समझ आना चाहिए कि मास्क की वैल्यू क्या है। मास्क का लोगों को कंसेप्ट नहीं पता अभी तक। कंसेप्ट क्या है, जो यूजुअल नॉर्मल कपड़े का मास्क है या फिर 3 प्लाई मास्क है, N95 मास्क है। मास्क का मतलब है नोज एंड माउथ कवर होना चाहिए, वो कवर होना चाहिए। यूजुअली चिन मास्क रह गया अपने यहाँ पे केवल चिन। कोई भी जाएगा, अगर फोन आएगा उसका तो उसको पहले नीचे करेगा, फोन पे बात करेगा, क्योंकि मतलब मास्क का मतलब मास्क है, वो नीचे नहीं जाए। क्योंकि अगर आप फ्रिक्वेंट टच कर रहे हो मास्क को, तो जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ अभी, मैंने मास्क को नीचे किया, मैंने यहाँ नीचे हाथ लगाया, फिर मैंने मास्क को ऊपर किया, तो मतलब मैं खुद ही स्प्रेड कर रहा हूँ मेरी डिजीज को। मास्क को अपन ने इसलिए लगाया कि हम अपना हाथ को नाक पे टच नहीं करें, क्योंकि कोरोना वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो नोज एंड माउथ के थ्रू ही होगा। आइज के थ्रू कुछ कहते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मेजर जो ट्रांसमिशन है वो नोज एंड माउथ के थ्रू होगा। तो मास्क को कवर होना चाहिए पहला। दूसरा, मास्क, ये रुमाल जो अभी चला था, रुमाल लगा लो, दुपट्टा लगा लो, ये मास्क को रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने रुमाल लगाई, रुमाल की फिक्स होता ही नहीं कभी रुमाल। वो रुमाल आपने लगा, थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगा, वो यहाँ तक आ जाएगा, फिर वापस आप उसको ऊपर करोगे, ऊपर कर रहे हो नाक को टच कर रहे हो आप, जैसे नाक को टच किया फिर वापस आप रिस्क में आ गए। तो जितनी बार आप टच कर रहे हो, जैसे तो आप रिस्की है। पहला तो मास्क को अच्छे से पहने। दूसरा, हॉस्पिटल में जाते हो आप तो कोई भी चीज को टच मत करो। ग्लव्स, स्पेशली रेलिंग होती है, रेलिंग्स होती है, कोई भी, जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हो आप, तो रेलिंग्स को टच मत करो। रेलिंग पे बहुत लोग टच करके गए, तो वहां पे आप टच करते हो तो आप कैरी। कुछ लोगों के पास कंसेप्ट है मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ, मैं ग्लव्स पहन लूंगा तो सुरक्षित रहूंगा। ग्लव्स का कोई कंसेप्ट नहीं, ग्लव्स तो पहना ही नहीं, ग्लव्स का कोई वैल्यू नहीं।
क्योंकि ग्लव्स है तो वो भी हाथ ही है आपका, वो आप बल्कि स्यूडो कॉन्फिडेंस में आ जाते हो कि उसको तो धोने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ग्लव्स पहना है, और उस पर फिर उसको टच करते रहते हो। ऐसे तो है नहीं ग्लव्स पे कोविड-19 वायरस अगर टच होगा तो वो मर जाएगा उस पे जाती, वो उस पे रहेगा, फिर उस पे आप स्यूडो कॉन्फिडेंस में आ गए कि आपको हैंड सैनिटाइज करने की जरूरत। तो बेसिकली ये ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज और है देखी गई है कि मतलब अपन बिल्डिंग या ऑफिस सैनिटाइज कराते हैं, ये कितना कारागार साबित होता है सैनिटाइज करवाना, या बिल्कुल नहीं करता, या ये जब माना गया है कि अब हवा में भी कोरोना वायरस है, तो नहीं सर देखो, इसके लिए सबसे पहली चीज ये सैनिटाइज आप रूटीनली सैनिटाइज कराओ, अच्छी चीज है वो, वैसे भी रूटीन अच्छी चीज है, सैनिटाइज कराना चाहिए, लेकिन कोविड-19 को रोकने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है वो। मेन जो सैनिटाइज उसके लिए जो जरूरी है, मास्क का जो मैं बता रहा था ना, जो भी आपके ऑफिस में आता है वो मास्क कवर होना चाहिए, वो खुद कवर होना चाहिए। जो अपन मास्क यूज कर रहे हैं कपड़े का या 3 प्लाई मास्क, वो कोविड-19 को फैलाने से रोकने के लिए, बचने के लिए बहुत थोड़ा सा काम करेगा। ओके। तो अगर मान लो 10 की भीड़ है, 10 लोग खड़े हुए हैं, 10 में से 9 ने मास्क पहना है और एक ने नहीं पहना, तो जो एक ने नहीं पहना ना, वो सबसे ज्यादा सेफ है और उससे सबको रिस्क है, क्योंकि वो स्प्रेड करेगा, बाकी सब ने तो पहन रखा है वो स्प्रेड नहीं करेंगे। तो मतलब अपने को जरूरी क्या है कि अपन जिससे मिले हैं वो मास्क पहना हुआ होना चाहिए, और मास्क का मतलब है नोज एंड माउथ कवर होना। आधे लोग यहाँ रखते हैं, आधे लोग यहाँ रखते हैं, कोई मतलब नहीं, उसको बोल दो घर रख के आया यार, तू दूर से दिखेगा, तूने नहीं पहन रखा तो मैं दूर तो रहूंगा तेरे से कम से कम। राइट 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 राइट। लेकिन अगर उसने लगा रखा है तो ठीक है, अपने से वो छींक भी ले, कोई ऐसे तो है नहीं छींक किसको आने वाली है अपन को पता नहीं। आपको आप खुद देखना, कभी भी मास्क पहने हुए आपको छींक आती है तो आपको पता लगेगा कितने ड्रॉपलेट निकलते हैं अपने छींकने में, पूरा मास्क गीला हो जाता है। तो वो चीज है, वो रिस्क। इसलिए अपन को सबसे पहले सैनिटाइज कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है वो मास्क एंड डिस्टेंस। तो मतलब ये है कि मास्क लगाने में अपन किसी को स्प्रेड नहीं करें, इसलिए अपना वो मास्क ये जरूरी है कि अपन स्प्रेड नहीं करें। वो वही हो रहा है, दिक्कत क्या होती है, लोग क्या सोचते हैं कि भाई यार मैं वो मास्क पहनना नहीं है, वो उसको है और वो ठीक रहा है और वो स्प्रेड हो रहा है। लेकिन खुद को कॉन्शियस होना पड़ेगा, दूसरा भी अगर मैं पहन रखा हूं तो दूसरे को बोल सकता हूँ तू पहन भाई, मैंने नहीं पहना तो दूसरे को क्या बोलूँ। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक बार बताइए, किस तरीके के कैंसर को ज्यादा रिस्क है कोरोना वायरस से? लंग कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, या किसी? ज्यादातर जो मेन है वो हिमेटोलॉजिकली कैंसर, ब्लड कैंसर्स हैं जिसमें, क्योंकि ब्लड कैंसर्स के अंदर जो WBCs होती है वो काम की नहीं होती, तो अपनी जो इम्यूनिटी है वो WBCs है मेन, और अदर इम्यून फैक्टर्स हैं जो मेजरेबल है वो WBCs हैं, और ब्लड कैंसर्स के अंदर WBCs काम की नहीं होती, तो वो रोग से फाइट नहीं कर पाती अच्छे से। तो इसलिए ब्लड कैंसर्स में ज्यादा रिस्क है कोविड-19 से सीरियस होने का। अदर किसी भी कैंसर्स में जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, जो कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी यूजुअली कम हो जाती है, तो उनके फ्लेयर अप होने के, कोविड-19 के फ्लेयर अप होने के चांसेस ज्यादा है। ओके ओके ओके। डॉक्टर साहब एक चीज और बताऊंगा कि किसी भी कैंसर पेशेंट को कोई प्रिकॉशनरी कोई मेडिसिन या कोई जैसे विटामिन सी गोली उसको लेनी चाहिए कि भाई मेरे को? हाँ, मतलब बेसिक विटामिन सी अच्छी चीज है, विटामिन सी अच्छा है, जिंक अच्छा है, ये चीज तो लेना ही चाहिए। सबसे मेन जो लेना चाहिए वो हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए आपका। ओके। पानी बहुत पियो, लिक्विड बहुत है, खाना नहीं खाते, रोटी नहीं खाई जाती, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूध, दही, छाछ, लस्सी, सूप, दाल का पानी, नारियल पानी, पानी, नॉर्मल पानी, ये चीज ज्यादा लो। जूस, अगर कोई डायबिटीज नहीं है तो जूस, ये चीजें ज्यादा लो। जितना ज्यादा लोगे हाइड्रेट रहेगी बॉडी, हाइड्रेट रहेगी तो इम्पैक्ट कम होगा, वो बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो पहला तो ये हाइड्रेशन अच्छा रहना चाहिए। दूसरा प्रोटीन डाइट बहुत होनी चाहिए। प्रोटीन डाइट फैक्ट बात है, अपने यूजली जो प्रोटीन डाइट कही जाती है वो 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डेली रिकमेंडेड है। अपनी पूरी डाइट में 5 मिलीग्राम नहीं जाता, 1 ग्राम पर केजी, सॉरी 1 ग्राम पर केजी डाइट अपने 1 ग्राम 5-10 ग्राम भी नहीं जाता होगा अपनी डाइट में, नॉन रूटीन डाइट में जो भी खाते हैं। कोई भी डाइट अपन घर पे सोचेंगे तो अपन सोचो, आप दाल पुअर सोर्स है। दाल तो एक अपन सोचते हैं मैंने आज 1 कटोरी दाल खा ली, 1 कटोरी दाल में क्या जाएगा सर? 100 ग्राम दाल खाओगे तो 15 ग्राम प्रोटीन नहीं जाएगा। 100 ग्राम कौन खाता है? पूरे घर के खा जाते हैं 100। सही बात है, हाँ।
वो दाल नहीं खा पाते आप। अपन सोचते हैं वो, लेकिन प्रोटीन डाइट कैसे भी करके प्रोटीन डाइट, सोयाबीन जैसे सबसे अच्छा प्रोटीन है, तो सोयाबीन रोजाना अभी इन दिनों तो स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब बता रहे कि जितना ज़्यादा नींबू हो या मौसमी का जूस हो जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, वो बहुत अभी कारागार साबित हो रहे हैं, तो वो सही है मतलब, या सही है, सही है। विटामिन सी तो अच्छी चीज है, और बाकी जूस जो मैं बता रहा हूँ हाइड्रेशन और विटामिन सी, वो बहुत अच्छी चीज है। आंवला खाना चाहिए, आंवला सबसे ज्यादा अच्छा विटामिन सी का सोर्स है, तो एक रोजाना आंवला खा लेना सुबह पहले, वो सबसे बेस्ट। नींबू में, मौसमी में बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन आंवला सबसे बेस्ट सोर्स है विटामिन सी का, तो आंवला खा लेना। वो इस कोविड-19 के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग के लिए अच्छा, मतलब आप कोविड-19 से निकलते तो भी अच्छा, विटामिन सी वेरी गुड। हाँ, तो सेक्रेटरी साहब आपके पास कोई क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहो डॉक्टर साहब से? मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपके अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो कैंसर के जो केसेस आते हैं वो किस टाइप के लोगों में आते हैं, या उनकी हैबिट क्या होती है? ठीक है, एक जो तंबाकू गुटखा खा रहा है या कुछ अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है वो एक सेपरेट है, उसके अलावा ये प्रोफेशनल्स हो गए या कोई जो ऐसी कोई पोल्यूटेड प्लेस पे जॉब कर रहा है, या ये इसका क्या मतलब क्या रेशियो है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, थोड़ा वो बताइए। देखिए सर, क्या है कि मैं अगर मेरा कैरियर देखूं तो 8 से 10 साल पहले अगर 10 पेशेंट में ओपीडी में देखता था तो उसमें 7 टोबैको और अल्कोहल रिलेटेड होते थे, और आज की तारीख में देखता हूँ 10 उसमें से 2 या 3 ही होते हैं टोबैको अल्कोहल रिलेटेड। मतलब अभी जो कैंसर है वो नॉन टोबैको नॉन अल्कोहल रिलेटेड कैंसर बढ़ गया। अब उसका कारण क्या है वो हम सबको पता है। कारण क्या है कि पोल्यूशन, जैसा कि पोल्यूशन है। दिल्ली में एक स्टडी हुई, दिल्ली के पोल्यूशन के हिसाब से साल का एवरेज निकाला जाए तो एक बंदा जो 4 घंटे अगर घर से बाहर रहता है वो 5 से 6 सिगरेट पी जाता है, इतना पोल्यूशन उसके अंदर चला जाता है, तो इतना हैजार्ड हो जाता है उसको। तो पोल्यूशन हो गया, केमिकल्स हो गए, आप प्रिजर्व्ड फूड खाते हो, आप केमिकल खा रहे हैं। अपन कोई भी सब्जी, जैसे आप वाटरमेलन देख लीजिए, वाटरमेलन अभी एक भी ऐसा नहीं आता जो मीठा नहीं हो, सारे मीठे आते, तो उसमें इंजेक्टेबल सब पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, घर पे आपने इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कराया, उसमें कुछ जा रहा है, मॉस्किटो किलर लगा रखा है, वो कुछ जा रहा है। तो जो भी चीज अपन ये चीजें हो रही है उसके कारण कैंसर का रिस्क नॉन टोबैको नॉन अल्कोहल रिलेटेड भी बढ़ गया। अब उससे अभी आप वो और कुछ सोचा, आप अपन किसी 5 स्टार होटल में जाते हो, आप उससे आते ही वो आपसे पूछता है सर नॉर्मल वाटर लोगे या बोटल्ड वाटर लोगे, तो आप बोलते हो बोटल वाटर। क्यों भाई बोटल क्यों? वो 3 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टी है, वो नॉर्मल पानी ला दे भाई, बोटल वाटर क्यों लाना है? तो बोटल वाटर प्लास्टिक में है, वो सेफ रहता है, वो इंडिया में चेक नहीं रहता, सेफ जब भी रहता है जब आज भरा आज पी लिया अपन, उससे पहले। लेकिन जब आपको दिया जा रहा है वो तो धो के साफ करके दिया जा रहा है, उससे पहले तो 3 महीने वो ट्रक में आया, उससे पहले वो उसमें पैकेजिंग का जो ठप्पा लगा है, वो पैकेजिंग का ठप्पा 2 महीने बाद का लगा के रखते हैं। वो आज पैकेट पैक कर रहे हैं, 2 महीने बाद का लगा के रखते हैं, क्योंकि उनको पता है 2 महीने बाद डिलीवर होगा वो। तो वो चीजें हैं, तो ये चीजें ज्यादा कैंसर के रिस्क को बढ़ा रही है। आप लोगों ने, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, क्योंकि हम जानते हैं इस बार अभी आपके ही टाइम की ज़्यादा वैल्यू है। एंड इसी सीरीज में मैं अपने सेक्रेटरी साहब को बोलूँगा एक बार वोट ऑफ थैंक्स दें, डॉक्टर साहब को भी थैंक यू बोलें। सबसे पहले जयपुर ब्रांच के जो तकरीबन 9,000 मेंबर्स और 35,000 स्टूडेंट हैं उनके फैमिली वालों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जयपुर ब्रांच के, या मैं कहूँ कि जो भी इस वीडियो को देखेंगे उन सभी के लिए एक बेनिफिशियरी टॉक शो रहा। और मैं बताना चाहूँगा कि इस कड़ी में जो हमारा एक हम जब बैठे थे एक दिन कमेटी, मतलब जब कमेटी के लोग जब ऐसे डिस्कशन, इनफॉर्मल डिस्कशन जब हम कर रहे थे, तो हमें लगा कि कोरोना सिचुएशन में ना हम कोई प्रोग्राम कर सकते हैं, ना कुछ जो ऐसा कोई गेट टुगेदर कुछ हो सकता है, तो क्यों ना ऐसा कुछ नए तरीके से प्रोग्राम करें। तो उसी वक्त इस तरीके का आइडिया आया, तो हमने इस तरीके के 1 by 1 इंटरव्यू सीरीज का हमने किया। और बहुत अच्छा लगा सर आपने कि आपने हमारी जो ये सोच थी उसमें आपने सहयोग किया, और आपने अपना कीमती समय इंस्टीट्यूट के लिए और आम मानव समाज के लिए आपने इसके लिए आपने तत्परता दिखाई। तो हम सभी आपके साथ शुक्रगुजार हैं, और हम चाहेंगे कि आप इसी तरीके से, हम कभी भी आपको रिक्वेस्ट करें तो प्लीज आप ऐसे ही आप हमेशा अवेलेबल रहें, और मानव सेवा के लिए आप हमेशा इसी तरीके से पुण्य कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर।